हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं जो BHU MSc फिजिक्स या जो भी इसका आपका एग्जाम होने वाला है, कुछ मैं गेस क्वेश्चन लेके आया हूं जो मुझे लगता है कि आपके जो 2020 एग्जाम है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, इसका ये मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इस तरह की सीरीज मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज में लाता रहूँगा। आपको पता है कि मॉडल पेपर की मैंने दिया हुआ है, आप रिवीजन के कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो इस तरह का मेरा जो भी मोटो ये है कि मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट हैं, जो नीडी स्टूडेंट हैं, जिन्हें काफ़ी कुछ गाइडेंस नहीं मिल पाता, उनके लिए मे भी ये हेल्पफुल हो। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रॉब्लम, तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं या जो भी नए स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो पहला है, फर्स्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दूँगा। देखिए, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है इंटेल का या किसी का भी, देखिए माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, याद रखिएगा वो 8 बिट का होता है। 8 बिट डिवाइस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर, कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये कितने बिट का है, तो ये होता है 8 बिट का, राइट। चलिए, दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये याद रखे रहिएगा, ये स्टैटिक और डायनामिक दोनों मेमोरी होती है। स्टैटिक प्लस डायनामिक, ये बोथ मेमोरी की तरफ वर्क करता है, इसको याद रखे रहिएगा। रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है वो स्टैटिक प्लस डायनामिक होती है। थर्ड जो है, देखिए, जो फर्मी थ्योरी थी बीटा डीके की, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, उसका एजम्पशन क्या था? फर्मी थियरी ऑफ बीटा डीके, इसका जो मेन एजम्पशन था, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। उसका जो एजम्पशन था ये याद रखे रहिए कि जो रेस्ट मास था इलेक्ट्रॉन का, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोग क्या माने थे? नेग्लेक्जिबल मान लिए थे। ये इस पे बेस्ड है फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके कि रेस्ट मास का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेग्लेक्जिबल होता है, राइट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जान रहा हूँ कि कौन सा पार्टिकल जो है डज नॉट एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द पार्टिकल विच कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन को पता है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम में आती है, ठीक है। तो इससे आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इस तरह के पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आप कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लो मास, ठीक है। ये याद रखे रहिएगा कि इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड बाय, देखिए, न्यूक्लियर रेडिएशन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? न्यूक्लियर रेडिएशन, तो न्यूक्लियर रेडिएशन को मैंने बताया था कई तरह के काउंटर आते हैं, ये क्वेश्चन में शायद पूछा गया होगा बीच में। इसको GM काउंटर से डिटेक्ट किया जाता है, याद रखिएगा कि GM काउंटर से डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग न्यूक्लियर रेडिएशन को, राइट। नंबर 6 देखते हैं। देखिए, नंबर 6 में मेरा ये है कि कौन सा मटेरियल जो होता है एज ए मॉडरेटर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अगर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो भी पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। इसमें मॉडरेटर की तरह मॉडरेटर में किस तरह के मटेरियल को यूज किया जाता है? तो आपको यहाँ पे याद होगा कि जो ग्रेफाइट होती है उसको हम एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ओके। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 मान लीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, हमें नहीं पता कि मैं कितने क्वेश्चन को इस वीडियो में करा पाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स कि जो जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल जो रिलेशन है, जो मैक्सवेल का रिलेशन है यहाँ पे, मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ में यूज करके बनाया जाता है? तो देखिए, याद रखिएगा, इसमें टेम्परेचर यूज होता है, एंट्रोपी यूज होती है, प्रेशर यूज होता है, वॉल्यूम यूज होता है, ठीक है। एस्पार्टिक मैंने बताया था, SPTV, ठीक है। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी एक वीडियो अपलोड है, तो जो भी नए स्टूडेंट हो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, वहाँ से आप विदिन 5 सेकेंड आप मैक्सवेल इक्वेशन को लिख सकते हैं या पता कर सकते हैं, जो कि BHU का पेड क्वेश्चन है और हर बार आता है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस
विच टेक प्लेस इन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। तो इसके लिए याद रखे रहिएगा आप, इसके लिए जो भी प्रोसेस उसको बोलते हैं जूल केल्विन इफेक्ट, ये याद रखे रहिएगा, जूल केल्विन इफेक्ट। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें मैं आता हूँ कि जो इफेक्टिव यूनिट ऑफ चार्ज होता है इन बीसीएस थ्योरी में, बीसीएस थ्योरी बॉडी प्रिंसिपल की थ्योरी थी, इसमें जो बीसीएस थ्योरी, ठीक है, इसमें जो इफेक्टिव यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, इफेक्टिव यूनिट ऑफ चार्ज, इसको याद रखिएगा, ये होता है 2E के इक्वल होता है, ठीक है। बीसीएस थ्योरी में जो इफेक्टिव यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो 2E के इक्वल होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। याद रखे रहिएगा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वन टाइम में हम या तो मोमेंटम या तो पोजीशन ही बता सकते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं पता कर सकते। यही है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने क्या रखा है, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, 0 पॉइंट एनर्जी। देखिए ये सब क्वेश्चन जो पढ़े होंगे उनको इजी लग रहा होगा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कर नहीं पाते वहाँ पे जल्दीबाजी के चलते हैं। तो ये याद रखिए, एक तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आपको पता होगा कि होती है हाफ एच कट ओमेगा, हो गया, ये 0 पॉइंट एनर्जी होती है। और nth की एनर्जी का स्टेट निकाला हो तो एन इक्वल टू होता है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, जहाँ n स्टार्ट होता है आपका 0 1 2 डॉट डॉट, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि थर्मल कंडक्टिविटी हीलियम की, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीलियम, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीलियम सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा। ये ग्रेटर देन होती है कॉपर से, कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है हीलियम की वो कॉपर से ज़्यादा होती है, तो ये आप जरूर याद रख करें, ओके। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। लैप्लास इक्वेशन फ्री स्पेस में क्या होता है, लैप्लास इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये होता है, याद करिए, डेल स्क्वायर बी इक्वल टू 0, लैप्लास इक्वेशन इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जो लैप्लास इक्वेशन होता है वो डेल स्क्वायर बी इक्वल टू 0 होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए क्वेश्चन 14 पे देखते हैं। देखिए जो जियो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो भी देखें जरूर, क्योंकि ये जो सीरीज है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे फिजिक्स के स्टूडेंट हो या जियो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, वो सबके लिए हेल्पफुल होगी, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम लें टोटल इंटरनल एनर्जी लें डायटोमिक मॉलिक्यूल की, ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो किससे किससे मिलकर बनी होती है, वो केवल और केवल वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, याद रखे रहिएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी ओनली। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो कई सारे दिया होगा, रोटेशनल देगा, वाइब्रेशनल देगा, इलेक्ट्रॉनिक देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आप ये याद रखिएगा केवल और केवल वाइब्रेशनल एनर्जी आती है। तो जो टोटल एनर्जी होती है आपकी डायटोमिक मॉलिक्यूल की वो केवल और केवल वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15, ओके। देखिए अगर हम बात करें कि रमन इफेक्ट जो होता है, ठीक है, रमन इफेक्ट में भी ऑप्टिकल एनालॉग ऑफ किसका होता है, तो ये याद रखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। रमन इफेक्ट इज कंसीडर्ड एज द ऑप्टिकल एनालॉग, ठीक है, ऑप्टिकल एनालॉग। तो देखिए इसको, ये किसका होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखते रहें आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है एटॉमिक का ही,
अभी तक तो नहीं पूछा है मे भी, लेकिन मे भी पूछ सकता है। फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल जो होता है, फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल, ठीक है, एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन करता है? जो फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल है ये एक्सप्लेन करता है आपका, ये याद रखे रहिएगा, फोटोकेमिकल डिसोसिएशन। ये क्या एक्सप्लेन करता है? फोटो केमिकल, कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे आपको इसमें से टिक करना रहेगा, इसके लिए आप याद रखिए रहेगा ये फोटो केमिकल डिसोसिएशन को आपका एक्सप्लेन करता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17, लैग्रेंजियन क्या बताता है? लैग्रेंजियन रिप्रेजेंटेड, आपको पता है लैग्रेंजियन जो बताता है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी बताता है, तो ये भी आप याद रख रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैग्रेंजियन क्या बताते हैं? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। कितने क्वेश्चन हुए थे? 17। चलिए 18 पे आते हैं, ओके। अब इसमें मैं मान रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? लैग्रेंजियन अगर लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जियोफिजिक्स में कंपाउंड पेंडुलम का भी पूछा गया, ये याद रखिए कि थीटा डबल डॉट प्लस g/l थीटा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, जहाँ पे साइन थीटा की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम लोग थीटा ले लेते हैं स्मॉल एंगल के लिए, आता है थीटा डबल डॉट g/l थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखते रहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लैग्रेंजियन लेके हम निकालें तो ये होता है। अब इसमें मैंने लिया हूँ कि जो रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो ठीक है, वो होता है L इक्वल टू I इंटू ओमेगा, ये याद रखे रहिए। ये जियोफिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 है, इसमें मैं ले रहा हूँ, ये याद रखे रहिए, ओनली वन फेज पॉइंट कैन ऑक्यूपाई वन फेज स्पेस अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, कौन से प्रिंसिपल, कौन से स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कि ये होता है कि वन फेज पॉइंट ऑक्यूपाई वन फेज सेल, ठीक है, याद रखे रहिए। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। ये होता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ये याद रखे रहिएगा कि ये होगा आपका फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 पे, ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हो गया। देखिए मैं चाहता तो आपको यही सारे क्वेश्चन मैं मॉडल पेपर बना के दे सकता था, लेकिन मॉडल पेपर में क्या हो रहा है कि एक साथ जब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आंसर बताना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि आपको क्वेश्चन भी पता चलता रहे और आंसर भी पता चलता रहे। और ये काफ़ी मैंने इस तरह के प्रॉब्लम लिए हैं कि जो कि पूछे जाते हैं, तो इसलिए में से फिजिक्स में ऐसा नहीं है, या जियोफिजिक्स की बात करें या फिजिक्स की बात करें कि बहुत सारे टफ प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि टफ प्रॉब्लम के पीछे मत भागे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के पीछे जितना भागना आप भागे, और जितना फार्मूला आप याद कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, द स्टैटिस्टिकल थ्योरी विच रेडियली लीड्स टू प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन। देखिए कौन सी थ्योरी प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन को बताइए, प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन, याद रखिए, ठीक है। कौन सी स्टैटिस्टिकल थ्योरी याद रखिएगा? बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ले लेता हूं मैं। देखिए सपोज कर लीजिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, हम ले रहे हैं 4 हेड्स इन 6 टॉसेस, ठीक है। हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 6 टॉसेस ऑफ ए फेयर पॉइंट, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं अगर n हेड्स रहता तो निकालते 2n -1 अपॉन फैक्टोरियल, ओके। फैक्टोरियल n नहीं होगा, जितने टॉस करेंगे आप, टॉस को मान लीजिए हम m ले लेते हैं, कितने हेड्स हैं? 4n, ये आ जाएगा 2⁴ -1 अपॉन 6, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30, ये 16 आ जाएगा, -1 15/64। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, स्पेशली जियोफिजिक्स के लिए, ये याद रखे रहिएगा, ओके। अब 20, चलिए 21 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि इफ m इज द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए m क्या है, क्या है, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब भी थोड़ा सा जानते रहिए, m इज द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमसे पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए इसके केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो हो जाएगा √m। ठीक है, तो ये याद रखे रहिए आप कि √m के इक्वल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 23। ओके, अब ये है आपका, इसको भी थोड़ा सा कंसीडर किया जाएगा। इफ वेक्टर v इज सोलेनॉइड मतलब ये सोलेनॉइड है तो कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। तो याद रखे रहिए इसका जो डाइवर्जेंस हो जाएगा वो क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई वेक्टर फिर सोलेनॉइड होती है तो उसका डाइवर्जेंस 0 होता है। तो इसी के आगे एक और ले लेते हैं, इफ v इज इरोटेशनल, इसको भी ले लेते हैं, ये भी पूछा गया है। तो अगर इरोटेशनल है तो इसका जो कर्ल हो जाएगा उस वेक्टर फील्ड का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें अब दोनों याद रखे रही हैं, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं जो कि हर साल पूछा गया है, f अगर कोई वेक्टर है तो इसको कंजर्वेटिव कब बोला जाएगा, कंजर्वेटिव। तो ये आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उन्हें पता ही कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो डेल क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका जो कर्ल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तब आपको ये क्या बताएगा, ये कंजर्वेटिव होगा। ओके, 25 हो गया। चलिए और बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है आप लोगों के पास, मुझे पता है, मैं बहुत सारी मैं हेल्प तो करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ओके, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि जितनी आपकी हेल्प हो जाए मुझसे वो मैं उतना एफर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, स्टोक थ्योरम किससे रिलेटेड है, स्टोक थ्योरम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोक थ्योरम रिलेटेड क्या कहता है। देखिए ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है, याद रखिए लाइन इंटीग्रल को किस में चेंज करेगा, सरफेस इंटीग्रल में। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा, लाइन इंटीग्रल इज चेंज बाय सरफेस इंटीग्रल। ओके, ये हो गया आपका स्टोक थ्योरम। चलिए आगे और कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया जाए स्टोक थ्योरम के बाद, और क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं लेने जा रहा हूँ कि लॉरेंज नंबर L जो डिफाइन होता है, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा। लॉरेंज नंबर L होता है, ये बोल्ट्जमैन फ्रेंच लॉ भी है, ये भी याद रखे रहिएगा, वो भी मैं बता देता हूँ। L को लिख सकते हैं आप K/σ इंटू, ये याद रखे रहिए, K/σ इंटू T लिखा जाता है। ओके, ये हो गया आपका लॉरेंज नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर बिकम्स एन इंसुलेटर। किस टेम्परेचर पे जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर में चेंज होता है, सेमीकंडक्टर चेंज इनटू इंसुलेटर। ये याद रखिए, ये भी पूछता है ये किस पे होता है, T इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 केल्विन पे जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, वो इंसुलेटर में चेंज हो जाते हैं। 29, स्पीड ऑफ लाइट को दिया जाता है c इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ओके, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। म्यू क्या है, परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है फ्री। ये चीज़ें याद रखे रहिए आप, ये परमिटिविटी है फ्री। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा 29। 30 पे आते हैं, थोड़ा सा 30 को डिस्कस करते हैं कि 30 में क्या हम ले सकते हैं, नया क्वेश्चन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक देखिए रिलेटिविटी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई थिंक अगर रिलेटिविटी याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, 100% डिस्कस करूँगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई रॉड L है, c वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर कोई रॉड L है c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्वेश्चन ही बता देता हूँ मैं कि इफ ए रॉड ऑफ लेंथ L moves with a velocity c with respect to an observer, then the apparent length of the rod is। ठीक है, देखिए उसको कैसे दिया जाती है, अगर L0 आपका प्रॉपर लेंथ है तो जो लेंथ कॉन्टेक्शन का फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, L इक्वल टू L0 √1 -
सी स्क्वायर होता है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पर जरूर लगाइएगा। इसी तरह टाइम डायलेशन की अगर मैं बात करूँ तो उस पर आप लगा सकते हैं टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन है, ठीक है। रेस्ट मास पे अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ तो रेस्ट मास होता है एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बाई सी स्क्वायर होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आते रहते हैं, तो आप इस पर भी याद रखे रहें। इस तरह क्वेश्चन को जरूर लगाएं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको जरूर मिले। ओके, अब मैं थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूँ। ओके, 32 हो गया, चलिए 33 पे आते हैं। 33 इसमें हम क्या कर सकते हैं, द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस, डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस कितनी होती है, फेज स्पेस की डायमेंशन वो होती है आपकी 6 होती है, याद रखे रहेगा। फेज स्पेस का जो भी डायमेंशन होता है वो 6 होता है। ओके, 34 देखते हैं क्या हो सकता है, 34 पे आइए, ठीक है। अब देखिए द ऑर्डर ऑफ 4 लीनियर ग्रुप, 4 लीनियर ग्रुप का जो ऑर्डर होता है याद रखिएगा वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब एक्सपेक्टेड है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो मान लीजिए एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, जो भी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो यूनिटरी होता है, ये भी याद रखिएगा, यूनिटरी, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज यूनिटरी। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 36 पे आते हैं, ये क्या है, ये है कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम वर्चुअल वर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखिए अगर कोई सिस्टम आपका सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, ओके, तो जो वर्चुअल वर्क होता है याद रखिएगा, वर्चुअल वर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स वो क्या होता है इस केस में, अप्लाइड फोर्स वो होता है जी, ठीक है। और कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो वर्चुअल वर्क होता है अप्लाइड फोर्स पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 37, हैमिल्टोनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, हैमिल्टोनियन, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है आपका टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये याद रखिए कि हैमिल्टोनियन जो होता है वो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताता है। ओके, नाउ नेक्स्ट 38, ओके, 38 क्या है वो भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, तो क्या देखिए, द वैल्यू ऑफ गामा n+1, गामा n+1 को क्या लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल n लिखा जा सकता है। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी पे एक और बता देते हैं 39, देखिए बीटा mn को आप लिख सकते हैं इसको गामा n अपॉन गामा m+n। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीटा mn को क्या लिखा जा सकता है, बीटा mn को आप लिख सकते हैं गामा n अपन गामा n+, ठीक है। अब आइए 40 पे मैं लेता हूँ आपका द वैल्यू ऑफ लीजेंड्रे पॉलियम P0x, इसकी वैल्यू आती है आपकी 1, ये भी याद रखे रहिएगा। तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इस पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, चलिए और एक और ले लेते थोड़ा सा एग्जाम्पल 41 पे ले लेते हैं। चलिए इसका देखो 1 3 4 2 4 5 3 1 2, इसका रैंक बताना है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिए हमने बताया था कि इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से इसका, अगर मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो वही मैट्रिक्स हो जाती है। इसको आप निकाल के देख लीजिए, नहीं आएगा, इसका जो रैंक आ जाएगा आपका वो क्या होगा, 3। ओके, अगर ये 0 आ जाता तो फिर 2+2 पे आप देखते हैं, मेरी बात समझ में आ रही, कोई भी 2+2 ले लेते, उसमें सब चेक करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। ओके, नेक्स्ट में लेता हूँ 42, द आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। आइगन वैल्यू ये कल ही मैंने प्रॉब्लम कराया हुआ है, ठीक है, तब भी मैं आज बता रहा हूँ। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये देखिए आइगन वैल्यू जो होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो ऑलवेज रियल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल आप याद रखते रहें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है
उसकी वैल्यू ऑलवेज रियल होती है। चलिए एक आता है क्वेश्चन आपका आई थिंक आइगन वैल्यू निकालने के लिए। एक ले लेते हैं मैट्रिक्स 2 2 1 1 3 1 और 1 2। इसका चलिए आइगन वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको उस ऑप्शन से चूज करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे आप तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 2 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे उस ऑप्शन में से आप देखिएगा कि तीनों का जो सम आ रहा है आइगन वैल्यू का, दैट मीन्स λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 जो भी वो दिया हो 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, इसके बाद आपको इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो इसका अगर आप निकालेंगे, मान लीजिए आप ए लिए हुए हैं, इसका अगर आप निकालेंगे तो करके देखिएगा ये आएगा 5। ठीक है, इसका जो आइगन वैल्यू आएगा मैं दे रहा हूँ वो आएगा 1 1 5। करके देखिए 1 1 2 5 7 और 5 × 1 × 1 5। ठीक है, तो λ1 λ2 और λ3 की वैल्यू जो आएगी इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है और जो सम होता है वो डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है 43 तक हो गया। चलिए 44 पे रखते हैं। 44 पे मैं क्या रखता हूँ, 44 पे चलिए अब मैं बात करता हूँ कि Pnx अगर लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है nth ऑर्डर का तो P2x कितना इक्वल होगा। तो याद रखिए जो लीजेंड्रे अगर पॉलिनोमियल होता है तो P2x जो होता है वो होगा आपका 3x² - 1/2। ओके, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि कैसे किया जाता है और ये सारी चीज़ें क्या है। तो 44 तक हो गया है। चलिए 45 पे आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है जियो फिजिक्स के लिए, इम्पॉर्टेंट जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स में मतलब बहुत बार पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल देखिए इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है समेशन i fi - pi del ri। याद रखे रहिएगा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमिल्टोनियन क्या बताता है। ये पहले बताया हूँ, तो हैमिल्टोनियन याद रखे रहिएगा। टोटल एनर्जी बताती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम बताती है। और उसी टाइम पे जो लैग्रेंजियन बताता है वो डिफरेंस बताता है। राइट, तो ये आप जरूर याद रखे रहिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ 46 47 में लेता हूँ। ओके, द यूनिट ऑफ फेज, इस पर तो चलिए आप ये निकाल लेंगे वॉल्यूम का, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज इम्पोज्ड ऑन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज इम्पोज्ड ऑन। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको जैसा पता ही होगा, क्या उन्होंने बताया था, प्रिंसिपल इज इम्पोज्ड ऑन। उन्होंने बताया था कि ठीक है ये किसी भी एनर्जी स्टेट में एक स्पिन के केवल एक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं किसी भी स्टेट में। तो इसको आप उसको फॉलो करता है फर्मी डिराव स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फर्मी डिराव स्टैटिस्टिक इसको फॉलो करता है। ओके, और नेक्स्ट में लेता हूँ 48 में मैं लेता हूँ प्लैंक लॉ गवर्निंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी डिड्यूसिंग यूजिंग। जो प्लैंक लॉ था, प्लैंक लॉ, ठीक है, गवर्निंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी डिड्यूस यूजिंग। इन्होंने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स यूज किया था। जब इसको हम डिराइव करते हैं तो हम कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये याद रखे रहिएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, जो कि 48। चलिए 49 पे आते हैं। 49। ओके, अब ये इक्वेशन क्या बताता है, क्लोज इंटीग्रल डेल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू -ρ/ε। ओके, ये क्या बताता है, ये बताता है, ये पॉइजन इक्वेशन है आपका, याद रखिएगा पॉइजन इक्वेशन। राइट, पॉइजन इक्वेशन है ये। और पॉइजन इक्वेशन चलिए इसको आगे बता देते हैं। ये जो पॉइजन आपका इक्वेशन है वो चेंज हो जाता है लैप्लास इक्वेशन में, लैप्लास इक्वेशन में। ठीक है, मतलब पॉइजन इक्वेशन रिड्यूसेड टू लैप्लास इक्वेशन इफ कब होगा ये, कंडीशन क्या है, चेंज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। मतलब अगर
चेंज पॉइजन वॉल्यूम इक्वल टू 0 है तो जो आपका पॉइजन इक्वेशन जो है वो लैप्लास इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर मुझे कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की वीडियो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जैसा कि आपको पता है कि एक सोल्यूशन अपलोड हो रहा है, तो अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे स्टूडेंट को उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।